नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष मित्तल, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के। ये सीधे गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं और हमारे साथ वहीं से जुड़े हैं। और हमारे साथ हैं आज अशोक ठाकुर जी, जो कि डायरेक्टर हैं नेफेड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा यहीं से शुरुआत करना चाह रही हूँ कि जो किसानों की बात है उसमें कितना दम है। किसान संसद में 22 जुलाई से वहां बाहर जाकर हर एक संगठन की ओर से 5-5 प्रतिनिधि जाएंगे और करीब 200 लोगों ने ये ऐलान किया है कि हर दिन 200 लोग वहां जाकर संसद में धरना देंगे। अपने जो 3 कृषि कानून हैं उनके खिलाफ उनको निष्प्रभावी बनाया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। इस पर सबसे पहले मैं आशीष जी आपसे चाहूंगी, संक्षिप्त में क्या प्लान है? 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की ये कॉल है, किस तरह की तैयारी है? और पहले भी जब एक बार इस तरह का इंसिडेंट, जब सब किसान दिल्ली आए तो ये एक अजीब सी बात सामने आई थी कि वहां पे फ्लैग को लेकर अपमान हुआ और किसान अंदर आए, जब संसद की तरफ बढ़े, कूच किया, तो वो ठीक तरीके से, प्लान तरीके से नहीं हुआ। उस पर काफी दोषारोपण भी हुए। तो इस बार आप लोगों ने वो क्या चीजें करी हैं कि कुछ भी ऐसी घटना ना हो और कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि किसानों को इस तरह की बातों का सामना करना पड़े कि उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की और गलत तरीके से चीजों को किया? पहली बात तो ये कि कल हर संगठन से 5 लोग नहीं जा रहे हैं, हर संगठन से 3 लोग जा रहे हैं। ओके। क्योंकि हमने फिक्स किया था कि 200 लोग जाएंगे और हमने गवर्नमेंट को नोटिफाई किया कि 200 लोग जाएंगे। तो हम नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट ने हमको ऑफिशियली परमिशन नहीं दी थी और नहीं दी है। हम नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है इस सवाल को उसकी डिस्टर्बेंस का पॉइंट बनाए, क्योंकि 26 जनवरी की जो घटना हुई वो गवर्नमेंट से जुड़े लोगों ने किया और वो पूरा पुलिस ने उसको अलाउ किया। तो हम लोग आइडेंटिटी कार्ड्स बनाकर अपनी ओर से जा रहे हैं और वो लिस्ट पूरी गवर्नमेंट के पास भी होगी। और जो जाने का स्थिति है, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि हमारे पास हजारों के संख्या में एप्लीकेशंस आ गई हैं। हमने सबसे आई कार्ड जो फोटोग्राफ्स मांगी और फिजिकली हमारे पास जो हजारों की संख्या में एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और बहुत दबाव है कि हमको जिसको परमिशन पहले दिन नहीं मिल रही, दूसरे दिन नहीं मिल रही, तो बहुत दबाव है हमारे ऊपर और महिला किसानों को का भी बहुत दबाव है। तो ये जो स्थिति है, ये इसका पूरा पर्पस है कि हम संसद के सामने जाके इस बात को रखें कि संसद को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। हमारी समझ है कि पहले भी ये सवाल उठा है, संसद ने लोकतंत्र का मतलब संसद जो है सुप्रीम है, तो संसद सुप्रीम तभी है जब वो जनता की आवाज सुन रही है जी। तो ये मैसेज देना है कि आपने ये कानून किसानों के हित के खिलाफ और कॉर्पोरेट और विदेशी कंपनियों के पक्ष में बना रखे हैं, तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। पूरा जी, मैं अशोक ठाकुर जी से पूछना चाहूंगी। अशोक ठाकुर जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो ये पूरी प्लानिंग है, आशीष जी ने खुद ही बताया कि सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिली है तो स्केल डाउन किया गया, क्योंकि बातें हो रही थी कि 5 लोग जाए करेंगे हर संगठन से, लेकिन उन्होंने उसको स्केल डाउन किया है। जैसे कि उनका कहना है कि काफी सारी एप्लीकेशंस आई हैं, महिला भारी तादाद में जाना चाह रही है, महिला किसान। मगर आप लोगों की, सरकार की तरफ से इस पर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, जबकि खास तौर से संयुक्त किसान मोर्चा ने एकदम साफ किया है कि ये अहिंसात्मक होगा, शांतिपूर्ण रहेगा? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी ये कहना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है। और अगर वो उसका उपयोग कर रहे हैं तो मैं उसके बीच में मैं समझता हूँ कि कुछ कहना जरूरी नहीं है। वो लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है और किसानों को अगर लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो वो जरूर उसका प्रोटेस्ट करें। मैं उस मामले में बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। और जो आप लाल किले के झंडे की बात कर रहे हैं या बाकी सब बातें कर रहे हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ कि वो सब कंट्रोवर्सीज की बजाय हम मुद्दों पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसानों के हित में और अहित में क्या है, इस पर कंसंट्रेट करें और किसानों का कैसे भला हो, इस पर कंसंट्रेट करें,
बहुत मैं अच्छी समझता बात हूँ की अशोक जी आपने कि सीधे किसानों का भला कैसे हो। अब सीधे हम मुद्दे पर आते हैं कि जो ये 3 कृषि कानून है इसे निष्प्रभावी बनाने की लगातार मांग है। 1 साल से ऊपर का वक्त हो चल रहा है, किसानों ने कितने ही मौसम देख लिए। अब आप ये बताएं कि इतनी वार्ता होने के बाद भी अब वार्ता एकदम डेडलॉक पर है। क्या कारण है कि इसका कोई मुद्दा, मामले का कोई हल नहीं निकल पा रहा है? सरकार की तरफ से अब संसद सत्र में किसान बहुत आशावान है। सरकार की तरफ से किस तरह की आपकी योजना है कि इस पर कुछ बात आगे बने? देखिए, सरकार का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। सरकार ने पहले जो किसान संगठन यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे उनके प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत करी, और उस बातचीत के दौरान कुछ बातें, कुछ मुद्दे जो कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों ने उठाए, भारत सरकार ने उनको भी जो है नोट डाउन किया। और उनकी लगातार जो अलग अलग चरणों में बातचीत होने के बाद जो सरकार को किसानों की तरफ से जो ऑब्जेक्शन आए थे उसको समझते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव बनाया कि भाई आपके ये ऑब्जेक्शन हैं, हम इन ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए तैयार हैं। उनमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन ऐसे थे जो मैं समझता हूँ गलत थे। किसानों की तरफ से जो मांग की गई थी वो किसानों के हित में न होकर अहित में थी। उसके बावजूद क्योंकि कृषि किसान संगठन जो है उस बात पर अड़े हुए थे, तो सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए और इस बात को स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव भेजा। और उस प्रस्ताव देने के बाद जो अंतिम बैठक हुई 22 जनवरी को, उसमें किसान संगठन जो है उन जो आपत्तियां उनकी थी, जो भारत सरकार ने उन आपत्तियों को दूर करने के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसको स्वीकार नहीं किया। तो निश्चित तौर पर सरकार ने ये कहा किसान संगठनों से, उनके प्रतिनिधियों से कि देखिए हमारी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल हम 25-30 साल से जो किसान लगातार मांग कर रहे थे, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि 1991 के जो आर्थिक सुधार है उसके बाद लगातार किसान अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो है ये मांग कर रहे थे कि देश में कृषि सुधार होने चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं किसान उसके कारण दबाव में थे। लगातार खेती घाटे का सौदा बन रही थी और किसानों को उनके उत्पादन का अशोक जी, उचित दाम नहीं खेती मिल तो रहा था। अभी भी इस घाटे वजह का से सौदा है। इस वक्त जिस तरह के इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हैं, सुनिए, डीजल की भाव हम सब मैं देख रहे हैं, मैं लागत जो है बात बढ़ गई है। आप ये सीधे हम एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं कि जो किसान हैं मैं उनको ये पूरा मंजूर नहीं मेरी था, बात उसके बाद तब मेरी से बात आंदोलन चलते जा रहा है। अब जो उनकी प्रमुख मेरी मांग बात है उस पर आप लोग की क्या क्या कहना है? देखिए, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। तो 22 जनवरी को सरकार ने फिर किसानों को एक खुला प्रस्ताव दिया था कि हमारी समझ से जो बेस्ट पॉसिबल कानून हम ला सकते हैं किसानों के लिए, उनके हित में जो अधिक से अधिक हम कर सकते हैं हमारी समझ के अनुसार, जो हमारे साथ जो विशेषज्ञ थे या सब लोगों ने मिलकर जो प्रस्ताव तैयार किए थे और उसके आधार पर जो कानून बनाया था वो हमने दे दिया है। अब सर, इस समय की कमी है, मैं एक बार आशीष जी के पास जाती हूँ। वो इस कह रहे हैं कि कानून में हमने वो सुनिए, जो आपको प्रस्ताव है वो दे दिया। क्लियरली किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकराया है। उनका साफ कहना है कि हमें संशोधन मंजूर नहीं है, इसको। हम तो कह रहे हैं कि वो सुझाव दें। हम उन सुझावों पर विचार करने को तैयार हैं, आशीष लेकिन जी, क्या लेकर आप आए लोगों ने सुझाव नहीं दिए हैं? मुझे जहां तक पता है सिलसिलेवार तरीके से आप लोग ने एक एक पॉइंट पर सुझाव दिए और इस पर अच्छी खासी डिबेट रही है कि इन कृषि कानूनों में काला क्या है, और आप लोगों ने ठीक तरीके से इस बात को सिलसिलेवार तरीके से रखा भी है। अब आप अपनी बात रखें संक्षिप्त में। जी, कृषि कानून में काला क्या है? असल में जो ठेका खेती कानून है वो पूरी खेती के प्रारूप को बदल देगा। कंपनियां खेती कराएंगी और जमीन किसान जो है गिरवी रखकर जो है वो किसान कंपनियों की लागत के दाम का पेमेंट करेगा, और सर्विसेज, कंपनियां सर्विसेज बेचेंगी उसमें, और वो खरीदनी पड़ेंगी जो मालिक है जमीन का। और इसके लिए धारा 9 में लिखा है कि डेट फ्लो जो है वो जाएगा, उस डेट क्रेडिट फ्लो जो है वो अपने जमीन को गिरवी रखकर जो है कर्जदाता संस्थाओं को अलग से गिरवी रख के उसको जो है क्रेडिट लेना पड़ेगा। जमीन की अगर वो कंपनी से उधार लेता है अंडर सेक्शन 14(2), तो 14(7) के अंतर्गत उसको जो है लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पर वसूला जाएगा। तो किसान की जमीन के बिकने का पूरा प्रावधान है। वो जो एक लाइन लिखी हुई है उसमें कि किसान की जमीन कंपनी नहीं लेगी, वो सवाल नहीं है। कंपनी तो खेती कराएगी और किसान कर्ज में फंसेगा और जमीन जाएगी। दूसरा जो मंडी कानून है, मंडी कानून में ऑनलाइन ट्रेडिंग से सबसे न्यूनतम रेट तय होगा। एमएसपी को तो वहां पर कोई जिक्र ही नहीं। और जो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं
वो कंपनी खुद बनाएगी। सेक्शन 5 के अंतर्गत वो जो है रूल्स ऑफ फेयर ट्रेड खुद बनाएगी, वो टैक्सेस लगाएगी, मंडी टैक्सेस लगाएगी। और सेक्शन 9 अगर आप देखेंगे मंडी कानून का, तो उसके अंदर लिखा है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड प्राइवेट कंपनी सेटल करेगी, उसके हिसाब से जो है उसके डिस्प्यूट्स का निपटारा होगा। पूरा का पूरा कंपनी के हाथ में आपने सारा काम दे दिया। अशोक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो सरकार सबसे अच्छा कर सकती थी, तो मैं सिर्फ इस बात पे कहना चाहता हूँ कि 75 करोड़ किसान हैं, 70-75 करोड़ किसान हैं, उनके लिए जो सबसे अच्छा कर सकती है वो है कि उनकी जीविका और आमदनी के साधन सुरक्षित हों और आमदनी बढ़े, उनकी जमीन बचे, लागत के दाम सस्ते हों, उनको जो है यंत्रीकरण जो है सरकार करके दे, ताकि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसानों के, उनके बच्चों के कंट्रोल में, उनके बेनिफिट के लिए डेवलप हो। ये जो पूरा किया जा रहा है, इसमें पूरा कंपनियां जो हैं केवल खेती का प्रारूप नहीं बदलेंगी, वो बहुत सारा मैकेनाइजेशन करेंगी और लेबर डिस्प्लेस होगा। WTO भी ये कहता है, वर्ल्ड बैंक भी ये कहता है, RBI भी ये कहता है और इंडिया के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि 30% जमीन पे खेती काफी है और 90% एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स को डिस्प्लेस हो जाना चाहिए। आपके यहाँ खेती का सवाल केवल फूड सिक्योरिटी नहीं है, हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइवलीहुड क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, 2 करोड़ माइग्रेंट लेबर पैदल वापस गाँव गया है। जी अशोक जी, लाइवलीहुड, यहाँ भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे लाइवलीहुड का हिस्सा है। 2/3 आबादी जो है देश की वो ग्रामीण भारत से आती है, उसमें से आधी आबादी लगभग खेती पर आश्रित है। तो ऐसे में जो ये पॉइंट है डॉक्टर आशीष का या फिर किसानों का, वो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो अब आप इस बात का जवाब दें कि इस तरह की प्लानिंग क्यों है? जो लार्जर इकोनॉमिक डिजाइन, ये तो लंबे समय से बात हो रही है कि नीति आयोग हो या सरकार की तमाम जो एजेंसीज हैं वो इस तरफ काम कर रही हैं कि जो PDS सिस्टम है वो भी सिर्फ गिने चुने 20% की जो जनसंख्या है उसी के लिए हो। उसके अलावा जो भी आपकी नीतियां, उनमें ये दर्शाया जा रहा है कि जो खेती है उसको कम करें, वहां से लोग निकले, अर्बनाइजेशन की तरफ आए, शहरों की तरफ आए और वहां पे लोग जो है सस्ती मजदूरी के लिए लोग मिले आपको। इस तरह एक लार्जर इकोनॉमिक डिजाइन डेफिनेटली कहीं ना कहीं नैरेटिव में है। देखिए, जहां तक आपने ये डिजाइन की बात करी है, इमेजिनरी है, मैं समझता हूँ इस बारे में कहीं पर भी इस एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये कहें कि किसी की लाइबिलिटी छीन रहे हैं और ये उसको रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, हमारे डॉक्टर आशीष जी ने जैसा कहा कि इस खेती के अंदर जो है वो कंपनियां खेती करेंगी और किसान जो है वो बाउंड हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि कंपनियां तभी उनके साथ अनुबंध करेंगी जब किसान उनके कंपनियों के साथ तभी अनुबंध मैंने कहा कराएंगी, करेंगी नहीं, मैंने कहा कराएंगी। यहाँ कोई भी किसान को कंपल्सन नहीं है वो किसी कंपनी के साथ खेती करे। अनुबंध करने का कोई कंपल्सन नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अगर उसको लगेगा कि वो उसके फायदे का सौदा है तो वो अनुबंध करे और खेती करे। अगर उसको नहीं लगता है कि ये फायदे का सौदा नहीं है तो वो अपनी खेती करने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए किसी प्रकार का इस एक्ट में कोई दबाव नहीं है। आशीष जी, तो इसका जवाब दें कि इस पे तो कोई दबाव नहीं है, ये तो आपकी इच्छा है, किसानों की इच्छा है। इस पे आप कैसे सोच रहे हैं कि सभी जी, जब पूरे बाजार में कंपनियों का, मंडियों पे, प्राइवेट मंडियों का कंट्रोल होगा और वो कंपनियों का एक्ट लीगली एंटाइटल्ड होंगी कि वो खेती कराएं, और जैसे यूपी गवर्नमेंट ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, एक जिले में पूरी की पूरी आंवले की खेती होगी, एक जिले में पूरी की पूरी केले की खेती होगी, और वो इंडिया के डेवलपमेंट, डबलिंग फार्मर्स इनकम के नाम पे किया जा रहा है। तो जब पूरे के पूरे जिलों में आप कराएंगे इस तरह से खेती, तो फिर लीगली एंटाइटल्ड हो जाएगी कंपनियां। आप लॉ ना बनाते हो, कंपनियां तो फिर भी कराने को आ सकती हैं, करा के देख लें अगर ऐसा है, लेकिन आप लॉ बना रहे हैं। बात ये नहीं है, मोदी जी और मोदी गवर्नमेंट इसके लॉ, इसके ठेका खेती के पक्ष में, उनको लीगल एंटाइटलमेंट देने के पक्ष में, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये बात तो पूरा का पूरा जो है, हमने भारत में सफर किया है इंडिगो फार्मिंग, भारत में किसानों को कैसे लालच में फंसाया जाता है। कोई जना किसानों से अपरिचित होगा तब भी ऐसी बात बोल सकता है जो अशोक जी कह रहे हैं, और अब आप लीगल एंटाइटलमेंट दे रहे हैं। मैं बिल्कुल ये बात अशोक जी टू द पॉइंट होगा। अब मैं मंडियों की बात करी, आपने मंडियों की बात करी, मैं उस पर आना चाहता हूँ।
पहली बात तो यह है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया उसमें कहीं भी मंडी को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो एग्जिस्टिंग मंडी और जो नई मंडियां बनेंगी उनके बीच में आएगा। दूसरी बात, भारत अशोक जी, मैं आपको एक बार रोकना चाहती हूँ। हेल्दी कंपटीशन के नाम पर जो ये सुझाव सामने आया है, कंपटीशन तो वहां होता है ना जहाँ दोनों एक ही लेवल पर हों, जो प्रतियोगी हैं। यहाँ तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दिया जा रहा है। जो मंडियां हैं उनकी वैसे ही हालत खस्ता है, वो वैसे ही इतनी स्थिति खराब है उनकी। भारत में मैं उसी पर आ रहा हूँ, आप मेरी पूरी बात होने देंगे तो आपके ध्यान में आएगा। देखिए, भारत के अंदर जो है वो लगभग 42,000 मंडियों की आवश्यकता है। आज 7,700 मंडियां एग्जिस्ट करती हैं। ऑलरेडी भारत सरकार ने 22,000 जो छोटे हाट हैं उनको एपीएमसी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए काम प्रारंभ किया हुआ है, और इसके अलावा 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 10,000 एफपीओ जो है वो पूरे देश के अंदर बनाए जाएंगे। इसके अलावा देश के अंदर लगभग एग्रीकल्चर में काम करने वाली 5 लाख के करीब जो है वो सहकारी संस्थाएं हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी आकर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेफेड है, इफको है, क्रिप्को है, एनसीसीएफ है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिशरीज में फिस्कोफेड है। तो अलग अलग सेक्टर के अंदर नेशनल लेवल पर फेडरेशंस हैं, स्टेट लेवल पर फेडरेशंस हैं, और उसके अलावा एफपीओ का जो स्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो कोई बड़ी से बड़ी कंपनी आकर इतने बड़े स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की हैसियत नहीं रखती है। वो इतना आसान नहीं है। भारत की जो परिस्थितियां हैं वो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भिन्न है। यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट है, यहाँ पर एफपीओ के माध्यम से भारत सरकार जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। ये जो हम मंडियां बना रहे हैं, नेफेड 100 मंडियां बना रही है, तो ये जो 100 मंडियां हम बना रहे हैं ये एफपीओ के मालिक होंगे, किसान इनके मालिक होंगे, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 1 लाख करोड़ का भारत सरकार ने दिया है उसमें से ये बनेंगे। एफपीओ को बनाने के लिए और चलाने के लिए भी भारत सरकार जो है प्रत्येक एफपीओ पर पैसा खर्च कर रही है। मैं कह रहा हूँ, भारत सरकार एक तरफ कंपनियों को छूट दे रही है तो दूसरी तरफ देश के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट को और एफपीओ को मजबूत करके किसानों को एम्पावर भी कर रही है, ताकि अगर उसका कोई शोषण करना चाहे तो वो कर नहीं सके। ठीक है सर, मैं एक बार आशीष जी से पूछना चाहती हूँ। आशीष जी, ये तो बैलेंस बिठाने की बात कर रही है सरकार, एक तरफ कंपनियों को ठाकुर साहब छूट दे रही है, तो किसानों के लिए भी काफी कुछ बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आप लोग किस बेसिस पर इतने डरे हुए हैं? ठाकुर सर, अगर जो है अगर कानून पढ़ लें तो बेहतर होगा। कानून में लिखा है कि जो ये एफपीओ बनेंगे ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स चलाएंगे, और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सबसे सस्ते से सस्ता रेट मिलेगा। कंपटीशन किसके बीच में बात कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा कंपटीशन की बात करने वाले इनको पता होना चाहिए कि किसान की बात बोलने दीजिए। ठाकुर साहब बोलने दीजिए, ठाकुर साहब आशीष जी को अपनी बात करने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगी जी। दुनिया में कोई एक सिंगल देश बता दें जहां पर जो है बिना एग्रीकल्चर की सिक्योरिटी के लिए मार्केट कंपटीशन में धकेलकर किसान को फायदा हुआ है। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हेवी सब्सिडीज देती है और मार्केट को रेगुलेट करती है ताकि उसका किसान जिंदा रहे। भारत अनोखा देश है जिसमें जो है अडानी अंबानी के पीठ पर सवार होकर पूरी विदेशी कंपनियां, वॉलमार्ट, ड्रेफुस, ये तमाम कंपनियों, एडीबी, इन तमाम ग्रेन ट्रेडर्स को बुलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया जा रहा है जो यहाँ पर एग्रीकल्चर के पूरे पैटर्न को बदल देंगी। तो मैं समझता हूँ ठाकुर साहब, अगर किसान बुद्धू बनने को तैयार नहीं, ठाकुर साहब ये बात समझ लीजिए। आप बहुत दिन हो गए बुद्धू बनाते हुए, किसान अब जम के बैठा हुआ है। किसान फसल का इंतजार करता है, गन्ने की फसल से 1 साल तक पालता है। किसान इस आंदोलन को कई साल तक पालेगा, इस बात पे आप आश्वस्त रहिए। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। किसान अब वो इंसान नहीं बचा है जो बुद्धू बनने को तैयार हो। अशोक जी, किसान बुद्धू बनने के लिए तैयार नहीं है, वो अब बहुत बुद्धिजीवी है, अब वो उसकी समझ है और वो जागरूक है। जी बताएं। एफपीओ प्राइवेट कंपनी का ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाएगा, ये कानून में लिखा हुआ है। ऑनलाइन ट्रेडिंग का क्या मतलब? मुझे लगता है कि आप एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई सिंगल कमिटमेंट आप गवर्नमेंट से किसानों की तरफ से चाहते हैं तो आप साफ लिखवा दीजिए कि सारी प्राइवेट मंडीज में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1.5 टाइम्स का बेनिफिट किसान को दे, दैट विल बी एश्योर्ड इन ऑल मंडीज। कानून में वो ऑनलाइन ट्रेडिंग खत्म कर दीजिए, आप हमें कोई दिक्कत नहीं, आप एमएसपी एश्योर करा दीजिए, किसान बेनिफिट करेगा। आप किसान को बेनिफिट नहीं पहुंचाना चाहते। मैं अशोक जी से पूछना चाहूंगी, आशीष जी 1 मिनट। अशोक जी, एमएसपी की जो छड़ी है वो मैजिकल वॉन्ड होगी, अगर वो मान ली गई, ये सबसे बड़ी मांग है
और इससे बाकी जो तीनों कृषि कानून का जो असर है वो भी निष्प्रभावी हो सकता है। सबसे बड़ी मांग, आप लोगों का क्या कहना है एमएसपी को लेकर? मैं जरा पहले अपना पूरा विषय कर लूं, उसके बाद मैं एमएसपी पर आता हूं। हमारे साथी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि ये एफपीओ जो है वो प्राइवेट जो कंपनी होंगे उनके प्लेयर्स होंगे। मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसानों का संगठन होगा और जितना किसान इसमें शेयर मनी लगाएगा भारत सरकार उतनी शेयर मनी लगाएगी। उसका ऑफिस, उसका सीईओ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब भारत सरकार के खर्चे से खड़ा होगा और चलेगा 3 साल तक। उसके बाद उसको जब अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे तो वो जाएगा। यही एफपीओ जो है आधुनिक मंडी बनाएंगे और अपनी मंडी बनाकर किसान अपना सामान बेचेगा। मुझे लगता है ये जो कंसेप्ट है इसको ठीक से समझा नहीं गया है। दूसरा, जब एमएसपी की हम बात करते हैं तो मैं उस पर आना चाहता हूँ। देखिए, बार बार एमएसपी की बात आ रही है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, भारत सरकार ने एमएसपी के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया है। 1965 से लेकर डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। जरूर नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद उस स्ट्रक्चर को, उस व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। सर, मजबूत कैसे करेंगे जब लोगों को एक तो एमएसपी पे वो बेच नहीं पा रहे हैं, एमएसपी का भाव नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे ये कह रहे हैं? मूंग जो है 4500 पे बिक रही है जबकि एमएसपी उसका 7000 से ऊपर का है। वही हाल मक्का का है, वही हाल तमाम दालों का है जो प्रधानमंत्री आशा स्कीम के तहत जो आप लोगों को प्रोक्योर करना था नेफेड की तरफ से, उसकी भी कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हुई है। खाली बोलने से कैसे होगा सर? स्टैटिस्टिक्स तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ ना, आप सुनेंगे तो एक चीज ठाकुर साहब और बताइए प्लीज। आप सब चीज आप एक बार में पूछ लेंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? एक एक करके आप मुझे एक एक करके पूछिए, मैं सब जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं उठ के जाने वाला नहीं हूँ। नहीं, बोलिए, आप बोलिए। आपका एमएसपी की आप बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। दलहन का और तिलहन का उत्पादन, दलहन का उत्पादन 16 मिलियन टन होता था भारत के अंदर, आज 25 मिलियन टन हो रहा है। मैं एक सिंपल किसी भी लेमैन से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर किसान को उसके उत्पादन का उचित दाम नहीं मिल रहा होता तो वो 9 मिलियन टन का उत्पादन क्यों बढ़ाता? किसानों ने जो है दूसरी खेती छोड़कर जो है वो दलहन की खेती को अपनाया है। तो मेरा ये कहना है कि मैं आपको बता दूं, 1.25 लाख से 1.5 लाख मीट्रिक टन का 2009 से और 2014 के बीच में खरीदी हुई थी एमएसपी पर। लेकिन अभी वर्तमान में हमने जो है एक वर्ष में मैक्सिमम 35 लाख और 5 साल में 76 लाख मीट्रिक टन दलहन का प्रिक्वायरमेंट किया है, जिसके कारण किसान एम्पावर हुआ और किसान ने जो है वो दलहन के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया है। अब हम तिलहन के क्षेत्र में भी उसी गति से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि तिलहन में भी एमएसपी बहुत स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम उसको उदारा बढ़ा रहे हैं, चाहे मूंगफली हो, चाहे सरसों हो, चाहे बाकी तिलहन के जो उत्पादन है उनकी हम लगातार खरीदी को दायरा बढ़ा रहे हैं। सर, एक हम बता दें सर, एक करके जो आप एमएसपी के जो आंकड़े आप दे रहे हो, मैं सीधे आशीष मित्तल जी से पहले उस पर प्रतिक्रिया चाहती हूँ और उसके बीच में अपनी तरफ से भी आंकड़े प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। नेफेड का बजट 650 करोड़ से 50,000 करोड़ किया भारत सरकार ने खरीदी के लिए। आरटीआई है 9 मई 2021 खरीफ मार्केटिंग सीजन की दाल तिलहन को लेकर खरीफ सीजन में 51.91 लाख टन के बजाय महज 3.8 लाख मेट्रिक टन की खरीदी हुई है। ये सीधे खुद ही आंकड़े हैं, 9 मई को आरटीआई में ये बताया गया है। और इसके अलावा एगमार्क नेट की तरफ से भी बात है कि मध्य प्रदेश में जो एमएसपी का भाव है जो माइनस में गया 14.1%। 300 मंडीज का जो वो थोक मूल्य का असेसमेंट करती है ये एगमार्क नेट। तो ऐसा नहीं है, मूंग की दाल ले लीजिए, उड़द ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, मेरे पास सारे आंकड़े एकदम सामने स्पष्ट हैं कि इन सब में किसी में भी किसानों को सही भाव नहीं मिला है। छोड़ दीजिए 1-2 दिन की बात। देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। नेफेड कानून दलहन का प्रिक्वायरमेंट करती है, आप जाना नहीं चाहते। आशीष जी, इस पर प्रतिक्रिया पर चाहूंगी, उसके बाद फिर से अशोक जी के पास आऊंगी। छोटे ही संक्षिप्त में जी आशीष जी, इनका कहना है कि एमएसपी बहुत बेहतर मिल रही है किसानों को। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना घाटा है कि किसान कर्ज 90% प्लस किसान कर्जे में है और 90% से किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या करता रहा है इस दौर में, 1999 के बाद से। तो किसान को फायदा पहुंचा रहे हैं और आंकड़ों से जान नहीं बचेगी ठाकुर साहब, ये बात ध्यान रखिए। 16-17 हजार किसान आत्महत्या कर रहा है
ये जो आप एफपीओ बता रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको चलाइए, बहुत अच्छा है, इसको बढ़ाइए। इसके सर पे जो है कंपनियां और कॉर्पोरेट, अडानी अंबानी को क्यों बैठा रहे हैं? हमारा एफपीओ से कोई लड़ाई नहीं है, अडानी अंबानी और ड्रेफूस और कारगिल से लड़ाई है। इस बात को समझिए, हमने कहीं नहीं कहा कि आप एफपीओ मत बनाइए, आप जरूर बनाइए, आप भी इन्वेस्ट करिए, फार्मर भी इन्वेस्ट करे, सरकार भी इन्वेस्ट करे, लेकिन इसके सर पे आप उसको बैठा रहे हैं। आप कह रहे हैं प्राइवेट मंडी जो कंपनियां की होगी वो चलाएंगी, उसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, गन्ना सोसाइटी अब जो है किसानों को पर्ची नहीं देगी, गन्ना सोसाइटी प्राइवेट कंपनी की एजेंसी बनके उसकी मंडी चलवाएगी। गन्ने का रेट जो 320 रुपए क्विंटल किसान जो उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, एक मिनट, एक सेकंड सॉरी, एक 320 रुपए क्विंटल का जो है किसान रेट के लिए लड़ रहा है कि इसको बढ़ाया जाए, आप उसको 160 रुपए क्विंटल से शुरू करा जाएंगे। जी बताएं अशोक जी। हाँ, मैं पहले तो ये बता दूं कि प्राइवेट मंडी को लेकर इनके मन में संशय है, तो भारत सरकार ने अपने प्रस्ताव में किसान संगठनों को ये प्रस्ताव दिया था कि वर्तमान जो प्रस्ताव में राज्य सरकारें जो है वो निजी मंडी के रजिस्ट्रेशन पर और उस पर कर लगाने का जो है वो पूरी छूट राज्य सरकार को होगी, और राज्य सरकार अपनी वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उसके ऊपर ये लगा सकती है। इसलिए अब इस कानून के माध्यम से मंडियों, प्राइवेट मंडियों को कोई संरक्षण मिल नहीं रहा है, ये पूरी तरह से जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड है और उनको छूट दी है। तो मुझे लगता है कि वो संशय तो इसमें समाप्त हो जाता है। और सारा स्ट्रक्चर जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तय करेगी। आप इतना बुद्धू क्यों समझते हैं किसानों को? आपके कानून में लिखा है सारा स्ट्रक्चर लीगली जो है वो जो है वो तय करेगी, और सेंट्रल लॉ बनेगा तो अरे आप एग्री करने का, भारत सरकार इस बात पर एग्री करी है कि राज्य सरकार को उसके नियम बनाने की छूट होगी, पंजीकरण के नियम बनाने की छूट होगी, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा उसकी छूट होगी, और वो अगर किसान को संरक्षण देना चाहते हैं तो ज्यादा टैक्स लगा सकती है उसके ऊपर। अशोक जी, आप गलत दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। टैक्स, मंडी टैक्स कभी भी डिस्प्यूट का सवाल नहीं रहा। मंडी टैक्स है 2.5% से 8.5%, ये बहुत कम है जो फसल के जो खाने के दाम को बढ़ाता है। आप जो बात कर रहे हैं वहां पे किसानों की जब बहुत 3 गुना 4 गुना 20 गुना खरीद के आपने छूट दे रखी है, आपने स्टॉक फाइलिंग की जो है पूरी छूट दे रखी है, आपने मार्कअप प्राइस में खाने के लिए बोल दिया कि 1.5 गुना हर साल दाम बढ़ेगा। हमने देखा है कोरोना के पीरियड में आपकी सरकार ने जो है कि किस गैस के सिलेंडर भरवाए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर 200 रुपए का 40,000 रुपए बिका है, लोग रो दिए, देश रो दिया है। सर ये जो स्टॉक लिमिट जो हटाने की बात हुई है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1 मिनट में बात कर, 2 करोड़ मजदूर गांव यानी कि जी 2 करोड़ मजदूर कोरोना 1 में माइग्रेट, एक 2 करोड़ मजदूर को फिजिकली माइग्रेट करा दिया गांव वापस। आप देख रहे हैं कोरोना 1 में आपने क्या किया? नहीं, कोरोना क्योंकि आप पूछते हैं दाल की, मैं आपको नहीं मैं आपको दूसरी चीज बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप पूछ रहे हैं कि मुझे लगता है मैं आपको एक और चीज, अशोक जी उन्हें बोल लेने दीजिए, हम एक बार सुन लें उनको। एक लाइन बोलने दीजिए। आप बता रहे हैं कि किसान खेती क्यों कर रहा है आज? क्योंकि किसान के पास कोई काम नहीं है, उसको माइग्रेट करके वापस आना पड़ता है। औद्योगिक मजदूर के पास सरकार की कोई सुरक्षा नहीं है, वो गांव वापस आता है। जी आपका पॉइंट हो गया आशीष जी। आधा एकड़ जमीन है, एक और बात उसी पर करनी होगी। एक और बात कि जो आबो हवा है वो उसी को सूट करती है। बहुत से किसान जो दलहन के किसान है वो वही उगा सकते हैं, और वो उसके अलावा और किसी लायक बचे नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इसका ये भी है कि क्षेत्रफल जो है लगातार मॉनसून मेहरबान रहा, पिछले 2 साल तो ठीक ठाक बढ़ता रहा। आप बताएं अशोक जी कि इस स्थिति में जो वो बता रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? जो कितने लाखों करोड़ों मजदूर हैं वो गांव से पहले पलायन किया, फिर वापस आए, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, जो उनको आता है वो वही कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये हमें मुद्दे से इतर ले जा रहा है। कोरोना एक असाधारण परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अंदर जो कुछ भी देश के अंदर हुआ है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वही स्थिति है, कोई भारत के अंदर अलग नहीं है। इसलिए उस दौरान जो कुछ हुआ है उसको मुझे लगता है कि इस संदर्भ से जोड़ना गलत होगा। सर कृषि कानून भी तो कोरोना काल में ही लाए गए ना, यही तो दिक्कत है किसानों को। जब ऑलरेडी इतनी मार पड़ रही है तो उनको और कॉर्नर किया जा रहा है? लेकिन मुझे लगता है उसको इससे जोड़ना ठीक नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ सर, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है ना स्थिति में कि कोरोना काल में ही ये कानून लाए गए, तो उसका विरोध भी तो कोरोना काल में ही होगा। उनका कोरोना की परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको जोड़ना ही गलत है। विड्रॉ कर लें, मुझे लगता है यही कि तो कह रहे हैं आप अशोक जी, आप रिपील कर दीजिए, हम दोबारा बैठ कर लेते हैं सारे कानूनों को। इसमें यही तो हम कह रहे हैं, सारे कानूनों पे आप कानून ये रिपील बढ़िया कर सुझाव दीजिए, दीजिए। हम अफ्रेश, हम बहुत बढ़िया सुझाव दे आशीष रहे हैं, जी, आशीष जी, आपका सुझाव पसंद नहीं आ रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा की बातें समझ नहीं आ रही है सरकार को। उसको तैयार है स्वीकार करने को। अच्छा अशोक जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हम इस छोटे से सुझाव को देने के लिए लगातार दिल्ली के कोने पे बैठे हुए हैं। कल से हम संसद के पास जा रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहे, आप ये मान के चलिए। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, ये कई बार हम गलत संदर्भ जोड़ते हैं। मक्का के रेट को लेकर बार बार कोटिंग होती है, मुझे लगता है वो भी मिसकोटिंग है, वो गलत है। क्योंकि पोल्ट्री सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जहां पर फीड को लेकर कंजम्पशन होता है मक्के का, और पिछले कोरोना पीरियड के अंदर पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो, क्योंकि उसका उपयोग कम किया लोगों ने डर के मारे जो है इस बीमारी की वजह से, इस वजह से कहीं ना कहीं मक्का की जो कंजम्पशन है वो कम हुई है। नहीं तो मुझे ध्यान है कोरोना पीरियड से पहले जो है वो पूरे पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोग जो हमारे पास आए थे, और मक्का के रेट बहुत ज्यादा उस टाइम ऊंचे थे, और वो इंपोर्ट करके उनको बैलेंसिंग करना चाहते थे। उनको पोल्ट्री इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो रहा था ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ दिस। अशोक जी, यहाँ मेरा एक सबमिशन है, गलत संदर्भ जोड़ते हैं। देखिए सुनिए, एक सबमिशन है। अगर पोल्ट्री के उस समय पोल्ट्री को दिक्कत हो रही थी और मक्का का भाव इतना ज्यादा था आपके मुताबिक 2019 में, जैसा आप कह रहे हैं, तो यही तो सरकार की भागीदारी आती है कि आप एक अपर लिमिट, एक अपर सर्किट लगाएं, एक लोअर सर्किट लगाएं। वही तो एमएसपी जैसी व्यवस्था की बात हो रही है। और हम इंपोर्ट क्यों करें? अगर हमारी तरफ किसानों से अच्छे भाव में खरीदे, ठीक ठाक भाव में, और पोल्ट्री इंडस्ट्री को दिया जाए, और जो एक्सेस है उसको आप प्रोसेसिंग में डालिए। हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं जब हमारे देश में ऑलरेडी इतना उत्पादन है? यही तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में तो सरकार को इंटरवीन करना है। हाँ, मैं बिल्कुल, सरकार इंटरवीन कर रही है। मैंने इसलिए आपको आंकड़े बताए। तो अभी जो एमएसपी पर खरीद हो रही है, 43% जो है वो कुल उत्पादन का धान हम ले रहे हैं, 30% गेहूं के कुल उत्पादन का हम ले रहे हैं। इसी प्रकार गन्ने 80% सरकार खरीद रही है। इसी दलहन का मैंने आपको रिकॉर्ड बताया कि किस प्रकार हमने जो है वो 1.5 लाख मीट्रिक टन से उसकी खरीदी जो हम 76 लाख मीट्रिक टन तक लेकर गए, हम उसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। सुन लीजिए पहले। और क्या होता है कि हमको ये बात समझनी चाहिए, इस सरकार से पहले भी सरकारें थी, वो क्यों नहीं खरीद रही थी ज्यादा? सर, हम पीछे की बात नहीं करेंगे। अभी सरकार में आप लोग हैं, आप लोगों की जवाबदेही है। किसान 1 साल से ऊपर के समय से बैठे हुए हैं, हम पीछे की बात नहीं करेंगे। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। पिछली सरकार रिक्वायरमेंट पर ज्यादा खर्च इसलिए नहीं कर रही थी कि उसकी जेब में पैसा नहीं था। हमने अर्थव्यवस्था को आगे मजबूत करते हुए, मैं अशोक जी आपसे चाहूंगी, 1 मिनट, आशीष जी, 6,000 रुपए जो है वो छोटे किसानों को हमने कंपनसेशन दिए हैं। मैं समझता हूँ हर तरह से सरकार किसान को प्रोटेक्ट करने के काम कर रही है। जी अशोक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार अपनी खरीद बढ़ा रही है। आपने गलत आंकड़ा दे दिया कि सरकार गेहूं का 30% खरीद रही है। सरकार ने इस बार गेहूं का लगभग 40% खरीदा है। तो सरकार बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। हम यही कह रहे हैं कि आप एमएसपी, स्वामीनाथन पर और सरकारी खरीद की गारंटी का कानून बना, प्रॉब्लम सॉल्व। हम ये कह रहे हैं कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व, सर अशोक जी, प्रॉब्लम का इतना अच्छा सलूशन है, फिर आप लोग क्यों उसको बार-बार इग्नोर कर रहे हैं? मेरे 3 सुझाव हैं अनिका जी, 3 सुझाव हैं। एक मिनट खत्म होंगे। पहला सुझाव, एमएसपी का 1.5% का कानून बना दीजिए और सरकारी खरीद का कानून बना दीजिए सारी फसलों का, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा सवाल, आप एफपीओ बनाना चाह रहे हैं, आप जो है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, उसमें किसानों को आप मजबूत करना चाह रहे हैं, उनको एम्पावर करना चाह रहे हैं। उनके सर के ऊपर से अंबानी अडानी हटा दीजिए। नो बिग, आपको पता होना चाहिए ये जो मंडी एक्ट था उसका एक स्पेसिफिक बात थी कि कोई भी शॉपिंग मॉल, बिग कॉन्ट्रैक्टर, कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू ट्रेड इन दी मंडीज। जो मंडी एक्ट बना था, बना ही इसलिए था क्योंकि प्राइवेट बड़े बड़े प्लेयर्स आके जो है इनको कर्जे में फंसाकर खत्म ना कर दें। हम कह रहे हैं आप उसका कानून बना दीजिए कि जो है जो भी मंडी बनाएगा एफपीओ के, इसके अंदर कोई बड़ी कंपनी नहीं आएगी, अडानी अंबानी। पॉइंट टेकन सर। अशोक जी, इस पे जवाब दीजिए। लास्ट सवाल, अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो कानून वापस ले लीजिए, सब नए सिरे से बात कर लेते हैं। जी सर, अशोक जी।
देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कंपैरिजन इसलिए बताया कि पिछली सरकारें जो है कम खरीदी कर रही थी, उनका दायरा छोटा था, किसान कम थे। सारे आंकड़े हमारे पास भी हैं, दिक्कतें बहुत हैं, एमएसपी नहीं मिल रही है, ये एक बिल्कुल आप सुन लीजिए पहले, आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप जवाब ही नहीं लेंगे तो कैसे बात बनेगी? नहीं, आप बात की बताइए। हमारी सरकार ने उस दायरे को बढ़ाया है। पिछली सरकार A2 दे रही थी, हम A2FL दे रहे हैं। A2FL पर हम 1.5 गुना जो है लागत मूल्य दे रहे हैं। इसको स्वीकार, आपको इसको तो झुटला नहीं सकते आप। A2FL पर हम दे रहे हैं और हमारी कोशिश है, हम पीछे नहीं हट रहे उससे, कमिटमेंट से। हम चाहते हैं कि सरकार ने C2+50% का वादा किया था सर, फिर कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। हमारी गलत कह रही है अनिका जी, गलत कह रही है। इनकी सरकार नहीं, गलत कह रहे हैं आप दोनों। इनकी सरकार कह रही है कि वो C2 दे रही। किसमें? आपकी सरकार कहती है कि आप C2 दे रहे हैं। हमारी सरकार कह रही है हम A2FL दे रहे हैं। आप गलत मत कोट कीजिए, ये अच्छा नहीं लगता। हमारी सरकार कह रही है A2FL दे रहे हैं हम, और A2FL से आगे अगर कुछ डिमांड करते हैं आप, तो मुझे लगता है वो जेन्युइन नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम MSP जो आप कह रहे हैं, MSP का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली फिजिबल है उतना ही हम कर सकते हैं। समय के साथ जो देश की ग्रोथ होगी, हमारी कोशिश है हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर देश को ले जाएंगे, और समय आएगा आप देखेंगे कि MSP का दायरा जो है बहुत बढ़ जाएगा और किसान को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। सर, ये हमें एक छोटा सा सवाल है, आपके 5 ट्रिलियन में कहीं किसान की गिनती है या नहीं? क्योंकि हमें लगता है आपके 5 ट्रिलियन में सारी कंपनियों की गिनती। बात यही है सर, विकास की इस इबारत में किसान है कि नहीं, ये बहुत बड़ी सवाल है कृषि प्रधान देश में। इस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, और हमारी सरकार का ये बिल्कुल सोचना ये है कि बिना किसान के हम इस देश को आर्थिक महाशक्ति नहीं बना सकते। अगर किसान एम्पावर नहीं होगा तो हम आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकते। हमारा लक्ष्य। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। साथ समय की कमी है, आप दोनों के व्यूज आ गए। जनता अपने आप, कंपनी आगे भी रहेंगी, कंपनी अपना काम करेंगी और सरकार अपना काम करेगी। कंपनी अपना काम तो करेगी सर, सरकार जो है उस तरह की टाइट मॉनिटरिंग रखेगी कि नहीं, वेलफेयर स्टेट में वेलफेयर जो उसका जो अपना काम है वो कितना होगा। इसमें इबारत की जो ये विकास की कहानी है, इसमें किसानों का कितना विकास होगा, ये सारे सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के बीच में इसको खत्म करती हूँ, इस चर्चा को, इस इंटरेस्टिंग चर्चा को। और मैं चाहती हूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो खुद ही डिसाइड करें कि असल में कौन कितने पानी में है, किसानों की मांग कितनी जायज़ है। संसद में कल से फिर से वो अपना धरना प्रदर्शन सामने करेंगे। तो आप किसानों की मांग नहीं कहेंगे, किसानों की मांग है, ये सीमित लोग हैं। देश के किसान जो है वो वर्तमान कानून भी चाहते हैं जो हम लाए, तो इसमें ये फैसला वो आप साबित नहीं कर पाए। आप 4 आदमी खड़ा नहीं कर सकते। ये हम फैसला जनता पर छोड़ते हैं, जो व्यूअर्स हैं उन पर छोड़ते हैं। और मैं चाहूंगी कि वो सब कमेंट करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शामिल होने के लिए, धन्यवाद। और अशोक जी, आपको स्वागत है, आप गाजीपुर बॉर्डर पे और सिंगू बॉर्डर पे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के व्यूज जानने के लिए। और लेट जनता डिसाइड। थैंक यू सो मच।